Hello everyone, I Brogu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English, which is completely dedicated to competitive English. राइट आपको याद होगा हम पिछले कुछ टाइम से ग्रामर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं और ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें समझना है और कैसे इन्हें एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है। आज उसी सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ब को। राइट, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वर्ब का मतलब हिंदी में होता है क्रिया। अब क्रिया को जनरली हम लोग क्या मानते हैं? क्रिया मतलब मैं आपको बता चुका हूं जो किसी एक्शन को डिनोट करे, और एक्शन का मतलब सामान्यतः जनरली हम ये जानते हैं कि वो किसी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। राइट, अब इंग्लिश में वर्ब कैसे हमें समझना है इतना तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या जानना है वो हम लोग आज सीखते हैं। देखिए, वर्ब का सीधा सीधा मतलब समथिंग विच इज लाइक अ वर्क, कोई भी चीज़ जो एक्ट। देखिए यहाँ हम इंग्लिश में, जैसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग वर्ब को किससे डिनोट करते हैं? एक्शन से। अब एक्शन वर्ड किससे बना? एक्शन मतलब टू एक्ट समथिंग। राइट, और एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य करना, और कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क। तो जनरली अगर एक वर्ड में समझें तो वर्ब इज नथिंग बट वर्क। राइट, लेकिन चूंकि हमें इसको अच्छे से समझना है तो ये जानने की जरूरत है कि वर्ब केवल एक्शन यानी वर्क को ही नहीं, किसको भी रिप्रेजेंट करती है? स्टेट, यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवस्था। जैसे मैंने कहा राजीव इज अ टीचर, मैंने कहा राजीव एक अध्यापक है। अब अध्यापक होना काम तो नहीं है, लेकिन राजीव का स्टेट है और उसको हमने इज से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब वहाँ इज क्या बता रहा है? स्टेट, और वो स्टेट यहाँ क्या हो गया? वर्ब का फॉर्म। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, क्या काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का। तो एक्शन पता चल गया, तो पता चल गया कि टीचिंग यहाँ वर्ब है। राइट, तो कहने का मतलब वर्ब या तो क्या डिनोट करेगी? एक्शन, या क्या डिनोट करेगी? स्टेट। और ये किस टाइम पर होंगे वो क्या डिसाइड करेगा? टेंस। सीधी बात, क्लियर। चलिए, अब जनरली हम लोग जानते हैं कि वर्ब का पोजीशन क्या होता है। एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं जिसमें अलग अलग चीजें आएंगी, तो मैं आपको बताता चलूंगा। राइट, तो पोजीशन ऑफ वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, जनरली वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनका जनरल स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, तो कहने का मतलब वर्ब जनरली किसके बाद आती है? सब्जेक्ट के बाद में। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में आप एग्जाम्पल देखेंगे, आई टीच देम इंग्लिश। राइट, अब आती है बात नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ चीज़ें एडिशनल मिलने लगती हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखिए मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ड कहाँ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। राइट, वहीं अगर हम देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब देखिए कहाँ आ रही है? सब्जेक्ट के बाद तो आ रही है, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। वहीं जैसे ही WH वर्ड ऐड हुआ तो पोजीशन और चेंज हो गई। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। राइट, हाँ। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? तो इंपैरेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, ऐसा कोई सेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनकी शुरुआत किससे होगी भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इंपैरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इंपैरेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे वर्ब कहाँ आ रहा है? स्टार्टिंग में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें विश हो, प्रेयर हो, ब्लेसिंग्स हो, इस तरह का सेंस दें। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो आप वर्ब का पोजीशन देखिए, पहले तो आपका मॉडल वर्ब यूज हुआ और आगे मेन वर्ब ब्लेस, इस तरह। तो पोजीशन देखिए हर सेंटेंस में अलग है। आप ये सेंटेंस देखेंगे तो यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट। देखिए टू रिमार्क, रिमार्क करने के लिए किसी की तरह कोई चीज कोई काम कर रहा है, ये एडिशनली रिमार्क करने के लिए। जैसे शी लाइक्स मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद है, इसीलिए मुझे भी पसंद है, तो हमने क्या लिख दिया? सो डू आई।
राइट। तो वर्ब का फॉर्मेशन देखिए, अब वर्ब किससे पहले आ गई, सब्जेक्ट से पहले। लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन रिमार्क कर रहे हैं हम लोग, राइट। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, किसी भी चीज को एम्फसाइज करके बोलने का तरीका, जो कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की हेल्प से बनता है। क्वेश्चन टैग अगर किसी नेगेटिव सेंटेंस का बनाना है तो वो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव सेंटेंस का बनाना है तो नेगेटिव। क्लियर। जैसे शी नोज मी, वो मुझे जानती है। डजंट शी, हाँ क्या नहीं जानती, इस तरह से। तो ये हिंदी में किसी चीज को हम लोग एम्फसाइज करके बोलने का तरीका है। विशेष बात ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज नहीं करते। ये मैं जब क्वेश्चन टैग आपको बताऊंगा तो इलेबोरेटली समझा दूंगा, राइट। नेक्स्ट बात आती है, देखिए इस तरह के सेंटेंसेस किसी को संबोधित कर रहे हैं। हियर इज मिस्टर दास, हियर कम्स द एम्पायर, राइट। तो ये एड्रेसिंग करने के लिए हम लोग इस तरह से वर्ब का फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए अलग अलग सेगमेंट्स में वर्ब का पोजीशन आप देखेंगे, राइट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा पोजीशन से ही रिलेटेड, आपको याद होगा कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें एक पार्ट कंडीशन बताए और एक पार्ट उसका रिजल्ट बताए, राइट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कुछ चीजों पर। इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस में हैड और शुड क्या सेंस भी देते हैं, इफ का। कंडीशनल सेंटेंसेस में हैड या शुड अगर क्या सेंस दें, इफ का, तो पोजीशन क्या होगी, ये स्टार्टिंग करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं इफ आई हैड बॉट अ कार, राइट, I would have lent it to you, राइट। अब अगर मैं यहां इसको केवल हैड से बनाता हूं तो देखेंगे क्या होगा, केवल हैड आई बॉट अ कार, राइट, आई वुड हैव लेंट इट टू यू। यानी कहने का मतलब कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हैड और शुड इफ का सेंस जब देंगे तो ये इफ को रिप्लेस करके इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। क्लियर। अब कुछ नेगेटिव वर्ड जैसे आपने सुने होंगे, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, राइट, नेवर, अगर ये कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इनके तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि ये इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि प्लेसिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। प्लेसिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट केवल क्यों, एम्फसाइज करने के लिए। लिखने का तरीका ये बोलने का नहीं है। जैसे हार्डली had I started eating an apple when I was spotted by him। अगर आप देखें मुश्किल से ही मैंने सेब खाना शुरू किया था कि उसने मुझे पकड़ लिया। तो देखिए हैड का प्लेसमेंट कहाँ है, सब्जेक्ट से पहले। तो केवल एम्फोसाइज करने के लिए नेगेटिव वर्ड्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले। क्लियर। तो ये देखिए पोजीशन ऑफ वर्ब थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ चीज़ों को समझते हैं एज अ वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू पे, राइट। ध्यान से समझिएगा। तो पोजीशन जनरली कहाँ होती है, मेन वर्ब की सब्जेक्ट के बाद। अब देखिए मेन वर्ब मैं बोल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ, तो ज़रा इनको समझ लेते हैं। क्लियर। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। जनरली वर्ब को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहली मेन वर्ब, राइट, नेक्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब, एंड नेक्स्ट इज योर मॉडल वर्ब। क्लियर। चलिए, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब ऐसी वर्ब जो किसी
किसको रिप्रेजेंट करें, एक्शन, या मैं कहूं जनरली मेन वर्ब ही वो होती हैं जिनके हम फॉर्म्स चेंज करते हैं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ब की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। जब आप उसमें क्या ऐड करोगे, एस या ई एस, तब जाकर वो क्या बनेगी, सिंगुलर। क्लियर एवरीवन। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचर्स। कुछ लोग इस सिंगुलर फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म का नाम भी देते हैं, तो बस समझने के लिए याद रखिएगा, राइट, है ना। तो एक्शन जो बताया है मेजरली, या जिसके फॉर्म्स हम चेंज कर पाए इस तरह से, वो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भाई क्या होती है, तो देखिए हेल्प माने क्या है, मदद करना। अब मदद किसकी करेंगे, तो देखिए जनरली टेंस हम लोग सुनते हैं, तो सिंपल टेंस में अगर आप डायरेक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को ज़रूरत पड़ी हेल्पर की, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करके उसका मीनिंग कन्वे कर रहा है। क्लियर। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं भैया, तो देखिए सबसे पहले मेजरली जो ध्यान रखना है, फॉर्म ऑफ बी। कौन कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बी, राइट। इसके अलावा हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, नीड, राइट। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर शैल, शुड, वो बाद में बताना, ठीक है, डेयर, है ना, एक्सेट्रा। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर नीड और डेयर तो हम लोगों ने कहाँ पढ़े हैं, मॉडल्स में। मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, नीड, डेयर, ये सब क्या काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन से जो बच गए, शैल, शुड, विल, would, right, may, might, can, could, ought to, must, used to, clear, etc. अब कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, देखिएगा विशेषकर समझिएगा, मॉडल वर्ब और मेन हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि वर्ब दो काम करती है, एक्शन या स्टेट। क्लियर। तो आज आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब से इसीलिए अलग है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या भी हो सकती है, मेन वर्ब। कब, जब कोई भी सेंटेंस में कैसा वर्ड नहीं आ रहा है, एक्शन वर्ड। यानी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में मेन वर्ब हो सकती है जब कोई अन्य मुख्य क्रिया ना हो। जैसे मैं कहूं आई एम टीचिंग यू, तो यहां एम टीचिंग को सपोर्ट कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन अगर मैं कहता आई एम अ टीचर, तो आप देखें यहां एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, यहां एम क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का। क्लियर। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये सारी क्या हो सकती हैं, मेन वर्ब, जब सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब ना हो। मैंने बोला मुझे इस पेन की आवश्यकता है, आई नीड दिस पेन। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आई डेयर यू। क्लियर, राइट। आपने बीन, अब देखिए बीन कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर बीन कैसे मेन वर्ब, तो देखिए बीन का मतलब इंग्लिश में अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो हिंदी वालों के लिए ध्यान रखें, जाकर वापस आना, यानी गॉन के सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन to Agra. I have been to Agra many times. मैं कई दफ़ा आगरा जाकर वापस आया हूँ। क्लियर।
तो ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ बीन क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का। I'll be there on time, तो बी क्या हो गया, मेन वर्ब। तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में यही डिफरेंस है कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं, मेन वर्ब, लेकिन मॉडल वर्ब कभी भी क्या नहीं होंगे, मेन वर्ब। और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आना अनिवार्य है, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब का विशेष डिफरेंस ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन मॉडल वर्ब मेन वर्ब नहीं होगी। इसे एक मेन वर्ब की ज़रूरत है जिससे ये आगे से स्टेटमेंट का मीनिंग कंप्लीट कर पाए, और वो फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर एवरीवन। आगे बढ़े, मैं इरेज करता हूँ और एक विशेष पॉइंट आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, चीज़ों को सीखना आसान है और जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। क्लियर। चलिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको एक नए चैप्टर से जोड़ेगा। मैंने अभी बोला बी के फॉर्म्स कौन कौन से थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, और एक होता है बीइंग, राइट। अब ज़रा समझिएगा, बी के जितने फॉर्म्स हैं उनके साथ वर्ब दो ही फॉर्म में आ सकती है, या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब। आईएनजी फॉर्म क्या बताएगा, एक्टिव वॉइस, और थर्ड फॉर्म क्या बताएगी, पैसिव वॉइस। आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं आएगा। अब पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है, तो देखिए ये एक अलग से चैप्टर है, मैं भी आपको बस थोड़ा ये बताता हूं कि जब काम करने वाला मौजूद है, यानी काम स्वयं वही व्यक्ति कर रहा है। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं ही काम कर रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अभी भी पढ़ाने का काम मैं ही कर रहा हूं, लेकिन एम्फसाइज हमने किसको कर दिया, ऑब्जेक्ट को, और यहां एम्फसाइज किसको किया, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैसिव वॉइस। और एक बात विशेष ध्यान रखें, पैसिव वॉइस में काम कंप्लीट होना चाहिए, डज नॉट मैटर किसने किया। जैसे हम लोग अक्सर खबर सुनते हैं, चोर पकड़ा गया, क्या कहा, चोर पकड़ा गया। अब देखिए, चोर पकड़ने का काम तो हुआ, लेकिन पता है किसने पकड़ा। क्लियर। अब ये बात अंडरस्टूड है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वहां मेंशन तो नहीं किया। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब काम पूरा हो, डज नॉट मैटर किसने किया। और अगर वो व्यक्ति वहां आ रहा है तो जनरली किसकी हेल्प से आता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बाई। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाई हमेशा मिले, इसीलिए मैंने आपको बोल रहा है काम कंप्लीट होना चाहिए। और पैसिव की पहचान बी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर एवरीवन। तो ये बात आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, और हम लोग पैसिव और एक्टिव जब पढ़ेंगे तो विशेषकर आपको और इलेबोरेटली मैं समझाऊंगा, रटाने की अपेक्षा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, और जितना मैं आपको समझाऊंगा उतना आपको अच्छा लगेगा। क्लियर। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में ये डिफरेंस हमने देखा कि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, विशेष ध्यान रखें। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, यू मस्ट गो देयर। हाँ, हमने वहां एक वर्ड देखा, यूज टू। यूज टू को इंग्लिश में पार्शियल मॉडल वर्ब कहा जाता है। यूज टू को इंग्लिश में पार्शियल मॉडल वर्ब कहा जाता है, क्योंकि यूज टू किसका काम भी कर सकता है, एडजेक्टिव का। यूज टू किसका काम भी करता है, एडजेक्टिव का। जैसे मुझे बोलना है मुझे इसकी आदत है, बोलते हैं ना, आई एम यूज टू इट। क्लियर। लेकिन मैं ये काम किया करता था, तब वो वहां क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताता है। क्लियर ना। तो ये चीज ध्यान रखना, आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव की तरह बोलूं, जैसे आई एम यूज टू, कुछ लोग बोलचाल में ऑफ लिख देते हैं, इट, तो यहां यूज टू क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव। तो विशेषकर ध्यान रखें कि यूज टू एक पार्शियल मॉडल वर्ब है जो एडजेक्टिव भी है, और आपका क्या काम भी करता है यहाँ पर, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब है तो देखिए क्या आया, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये मत सोचिए टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है,
राइट। यूज टू पूरा ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है वहां पर, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव का काम करे तब तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। जैसे देखिए, समझिएगा इस चीज को, मुझे लिखने की आदत है, आई एम यूज टू। अब देखिए यूज टू यहां क्या बन गया, एडजेक्टिव। क्लियर। अब एडजेक्टिव आया तो कोई फर्क नहीं है अब, लेकिन एम आ रहा है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक्टिव वॉइस, आईएनजी फॉर्म। आई एम यूज टू राइटिंग, मुझे लिखने का शौक है या लिखने की आदत है। तो देखिए अब इसको रटना नहीं है, आप नोटिस करें कि यूज टू क्या बन गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बन गया तो एम के साथ तो आईएनजी फॉर्म आ गया। या अब लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं कि बी के साथ अगर यूज टू आए तो आगे फॉर्म आईएनजी आएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस ध्यान रखें कि एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए क्या लिखा, आईएनजी, क्योंकि टेंस वैसा है। यहां नहीं था तो नहीं लिखा। यहाँ क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म। क्लियर एवरीवन। तो ध्यान रखिएगा, इस छोटी सी चीज को इरेज करता हूं मैं। देखिए जनरली मॉडल वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, राइट। हम लोग प्रोनाउन में दो तरह को डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन से होते हैं भैया, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिन्हें किसकी जरूरत थी, ऑब्जेक्ट की। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या कंप्लीट करना था, मीनिंग। इंट्रांजिटिव कौन सी थी, जिनके साथ नो ऑब्जेक्ट, राइट। ये ध्यान रखने वाली बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी कैटेगरी में देखिए दो वर्ब्स और आती हैं जो हमें आगे की तरफ ले जाएंगी। एक तो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब, और एक क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर। फाइनाइट वर्ब, दूसरी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन हम यहीं से शुरू करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब क्या है, और एडिशनली कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या है समझेंगे, इरिगेटिव वर्ब क्या है समझेंगे। आज इंट्रोडक्शन वर्ब का हमने रखा, जिसमें हमने मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब का विशेषकर जानने की कोशिश की। ये एडवांस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, तो बिल्कुल भी नेक्स्ट सेशन मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं कोशिश करूँगा आपको चीज़ें समझाऊँ। Clear? So till then, keep studying, keep revising, and thank you very much for watching this video.